Okay, let us start lecture 10 on magnetic effect of current and magnetism. In this lecture, we are going to study about the properties of magnetic field lines, magnetic dipole moment and pole strength, magnetic field and magnetic flux, Gauss law in magnetism, Coulomb's law in magnetism, and the last, electric dipole and magnetic dipole analogy. Actually, we have now started chapter number 5, that is magnetism and matter, that also comes under the unit 3rd only. And in this lecture we are going to focus on the things that are quite similar to the things that we have studied in the unit 1, that is electrostatics. I think it will be like that there is nothing new in this lecture, the topic that we are going to study. Just we are renaming, हम क्या कर रहे हैं, इनको रीनेम कर रहे हैं, दोबारा से उसको एक तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं अलग लैंग्वेज में, या जो चीज़ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के या जो चीज़ हमने इलेक्ट्रिक तरीक़ों से पढ़ी थी या इलेक्ट्रिक चीज़ों में पढ़ी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी थी, वो हम अब मैग्नेटिज्म में उसको क्या बोलते हैं या किस तरीके से मॉडिफाई करके बताएंगे, वो हमें देखना है। जैसे कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व्स। अब देखो, जो इसकी डेफिनेशन है या जो हम बता रहे हैं, पहला पॉइंट बता रहे हैं, उसके अंदर हम कह रहे हैं कि जो हम एक स्पेशल बात कह रहे हैं यहाँ पे, जो चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड से मैच करती है वो तो हम कह ही रहे हैं, लेकिन जो बात मैच नहीं करती है उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे हम साथ साथ कह रहे हैं क्लोज्ड, ये वाली बात हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में नहीं बोली थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्लोज्ड कर्व्स नहीं बनाती हैं। हाँ, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक हम आगे पढ़ेंगे, जब आप कह सकते हो चार्ज इन मोशन होता है, तब हम देखेंगे कि थिंग्स गेट समवॉट डिफरेंट, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व्स बना सकती हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज कर्व बनाती हैं। तो एक बात में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैच कर रही हैं कि यस, वो भी कंटिन्यूअस कर्व है, उनके अंदर कोई ब्रेक वगैरह नहीं आता, और ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी कोई ब्रेक नहीं आता, मतलब वो हमेशा कंटिन्यूअस होती है, उनमें बीच बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ अलग है, जो डेफिनेशन में नई चीज़ है कि दे फॉर्म क्लोज लूप्स, मतलब वो क्लोज कर्व्स बनाती हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व्स नहीं बनाती हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज कर्व्स, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स। तो आप एक बार देखें इसको, डायग्राम को, जैसे कि कह रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बाहर तो ये नॉर्थ टू साउथ है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के अंदर ये जो डायग्राम बना हुआ, ध्यान से इसको देखेंगे, एनसीईआरटी आप ही की 12th क्लास की बुक में, कि नॉर्थ टू साउथ है वो आउटसाइड द मैग्नेट, लेकिन अंदर है वो साउथ टू नॉर्थ, यानी कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, बट दे मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। तो एक चीज में आपको देखना है कि ये क्लोज कर्व बना रही है, बाहर ये नॉर्थ टू साउथ जा रही है और अंदर ये साउथ टू नॉर्थ जा रही है, और जिससे कि इसका जो लूप है वो पूरा एक क्लोज लूप बन चुका है। सो बी वेरी श्योर दैट कि ये क्लोज लूप बनाती है, और आउटसाइड द मैग्नेट ये कैसे जाती है, नॉर्थ टू साउथ, जबकि इनसाइड द मैग्नेट कैसे जाती है, ये साउथ टू नॉर्थ। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी at any point on the curve is known by drawing the tangent to the magnetic line of force at that point. अगर मान लीजिए आप किसी पॉइंट पर like this ये आपने मान लीजिए इस तरीके से किसी पॉइंट P पर, लेट से इस तरीके से यहां पे हम मान लेते हैं, there is a point P at which we are drawing a tangent। तो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर ड्रॉ की गई टेंजेंट टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और अगर आप यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रख के देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी, मतलब मैग्नेटिक कंपास अपने आपको इसी डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा, तो वो ये शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है बेसिकली। सो किसी भी पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड पे लाइन के कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो टेंजेंट से आपको क्या पता चल जाएगा, वहां पे एक तरीके से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी। नेक्स्ट,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ये बिल्कुल प्रॉपर्टी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर गई तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं, और दो टेंजेंट ड्रॉ होने का मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, और यानी कि वहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी तो वहां पे रखा हुआ मैग्नेटिक कंपास दो पॉइंट्स पर क्या करेगा, या दो डायरेक्शन में अपने आप को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। तो इसका मतलब वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप देखो ना, या तो कंपास एक तरफ इस तरफ पॉइंट करेगा या इस तरफ पॉइंट करेगा, दोनों तरफ वो एक साथ कैसे पॉइंट कर सकता है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर वो करेंगी तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिक। नाउ let us come to the last and the very important property again. The degree of closeness of the field lines determines the relative strength of the magnetic field. The magnetic field is strong where the magnetic field lines are crowded and weak where the magnetic field lines thin out. इसका मतलब क्या है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हैं तो वहां पे आप क्या कहोगे, इफ दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, अगर डिग्री ऑफ क्लोजनेस उनकी बहुत ज्यादा है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की दूरी ज्यादा है, मतलब मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे से बहुत दूर है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, वीक होगी। अब आप देखिए यहाँ पे एक सेकंड रीजन है और यहाँ एक फर्स्ट रीजन है, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको ज्यादा पास दिख रही है, सेकंड रीजन में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ज्यादा क्राउडिंग दिख रही है, और फर्स्ट केस में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का जो गैप है वो आपको ज्यादा लग रहा है। यहाँ पे यानी कि ज्यादा भीड़ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और यहाँ पे कम भीड़ है, तो जहाँ पे ज्यादा भीड़ है वहां पे आप क्या कहोगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे इस केस में सेकंड पार्ट या सेकंड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे बहुत ज्यादा भीड़ है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू अदर रीजन, या पोल से अगर आप दूर चले जाएंगे तो फर्स्ट पॉइंट रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की दूरी कम ज्यादा एक तरीके से एक दूसरे से फार अवे है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड सेकंड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट थिंग दैट आर प्रॉपर्टीज और द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ मैग्नेट्स। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। आपको यहाँ दिख रहा है एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज है, और इसका एक डाइपोल मोमेंट होता है, इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई मतलब दो, पोल मतलब आपके तो ध्रुव या किनारे एक तरीके से, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, जो हम लोग कौन सी यूनिट में पढ़ते थे, यूनिट 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक में। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज चार्ज, इन दोनों में से किसी का भी चार्ज ले लो मैग्नीट्यूड में, क्योंकि दोनों पे इक्वल है, अपोजिट है, बट हम केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, चार्ज इनटू इनके बीच की सेपरेशन होती है 2 से डिनोट कर लेते हैं हम, या इनके बीच का डिस्टेंस सेंटर से लेके सेंटर तक का, और हम इस डिस्टेंस को या सेपरेशन वेक्टर 2a को नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं। हम इसको अपनी तरफ से इस जो डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम है, लेकिन जो हम लोग कह रहे हैं कि जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है या सेपरेशन वेक्टर की डायरेक्शन होती है, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो जो आपका 2a वेक्टर है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, इसलिए डाइपोल मोमेंट वेक्टर भी नेगेटिव से पॉजिटिव है। उल्टा हम कहेंगे डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव लिया गया है, इसलिए 2a वेक्टर को भी नेगेटिव टू पॉजिटिव लिया गया है। ठीक है, तो जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर बात करते थे क्लास इस 12th में ही, अपना फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अब हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह क्या आ गया, मैग्नेटिक डाइपोल। यस, ये जो बार मैग्नेट आप देख रहे हो ना, साउथ और नॉर्थ वाली, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक पोल हो गया साउथ और दूसरा हो गया नॉर्थ। वहां नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस थे, या नेगेटिव पॉजिटिव की जगह साउथ और नॉर्थ है। साउथ पोल एक्ट एज नेगेटिव चार्ज अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को, और जो नॉर्थ पोल है वो किसकी तरह बिहेव करता है, पॉजिटिव चार्ज की तरह। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, ऐसे ही यहाँ पे नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड निकल के साउथ में जाती है। हालांकि यहाँ पे एक चीज जो अलग हो जाती है कि आपके पास अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जाती है यहाँ पे ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि यहाँ पे क्लोज लूप बनता है ना, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। तो कुछ चीजों में फर्क भी है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप, whereas electric field lines do not form closed loops in electrostatics। तो अब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं इस चीज से, और हम यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जैसा टर्म, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जैसा टर्म डिराइव करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं। तो एक हमने नया टर्म बना दिया है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या सिंपली कई बार इसको हम मैग्नेटिक मोमेंट कह देते हैं। और ये है चार्ज की जगह, यहाँ पे चार्ज है ना, यहाँ पे क्या आ गया, पोल स्ट्रेंथ।
पोल की स्ट्रेंथ मतलब जैसे चार्ज बताता है कि वो दूसरे चार्ज को कितना अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, तो मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ बताती है कि वो दूसरी मैग्नेट को कितना अट्रैक्ट या कितना रिपेल करेगी, कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगी, स्ट्रांगली रिपेल करेगी। तो यहाँ पे चार्ज होता था, यहाँ पे हमने QM, आप कह सकते हो मैग्नेटिक चार्ज भी कह सकते हो उसको, लेकिन जो ज्यादा पॉपुलर वर्ड है वो यही है, पोल स्ट्रेंथ, पोल की स्ट्रेंथ। और यहाँ पे भी वही 12 वेक्टर है। वहां पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती थी नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पे होती है साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ पर हमने अब करा क्या है, बेसिकली हमने आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की तर्ज पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे वहां पे चार्ज होता था, यहाँ पे नया टर्म आ गया पोल स्ट्रेंथ। यहाँ पे भी सेपरेशन वही है, 2a लिख लो, 2l लिख लो, वो तो एक सिंबल ही है एक तरीके से। सो द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोल स्ट्रेंथ। इस मैग्नेटिक डाइपोल की पोल स्ट्रेंथ कितनी है उसको प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, इसकी मैग्नेटिक लेंथ के साथ। किसके साथ, इसकी मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ आपको याद है ना, थोड़ी सी ज्योमेट्रिक लेंथ से कम होती है। मैग्नेटिक लेंथ होती है जो अंदर पोल से लेकर साउथ, अंदर जो नॉर्थ पोल लाई कर रहा है वहां से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। तो इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उसी तरीके से एक नया टर्म मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने उसकी ही तर्ज पर, उसके ही पैरेलल लाके रख दिया है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या जिसको हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं, एनसीईआरटी में इसको स्मॉल m से भी डिनोट किया हुआ है, तो इसको इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है। आपको याद होगा जब ये टर्म जो है ये आपके सामने पहली बार नहीं आया, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछले से पिछले लेक्चर में। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था बेसिकली क्या, एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल पे कितना टॉर्क लगता है। वहीं पे हमने कॉन्सेप्ट डिराइव किया था मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल, क्योंकि वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जब एक करंट कैरिंग कॉइल में करंट जा रहा होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, यानी कि वो भी अपने आप में एक मैग्नेट बन जाता है। उसमें भी एक तरह की पोलैरिटी साउथ नॉर्थ आ जाती है। तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया था, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई में द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द करंट कैरिंग लूप, एंड A इज द एरिया ऑफ द लूप। एंड इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज 1 देन यू कैन आल्सो राइट इट एज I into A। वैसे भी नंबर ऑफ टर्न्स की कोई यूनिट नहीं होगी, इट इज जस्ट अ नंबर। सो करंट, हमारे पास करंट यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। एंड इफ यू मल्टीप्लाई देम यू विल गेट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, एम्पियर मीटर स्क्वायर। नाउ लेट अस कम टू द यूनिट ऑफ QM। QM की यूनिट क्या होगी, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होगी। हमने अभी बताया आपको कि मैग्नेटिक मोमेंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो और मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला NI है, तो हमने पढ़ा ही था रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल का। लेकिन उसका एक और फॉर्मूला जो अभी हमने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के समानांतर एक या उसके उसी की तर्ज पर एक और फॉर्मूला बनाया है, वो है QM into 2L। QM is the pole strength and 2L is the separation or the magnetic length of the bar magnet। तो वहां से QM कितना आएगा, इसको रीअरेंज कर लो, कैपिटल M by 2L। The unit of magnetic moment is ampere meter square, whereas the unit of this separation is मीटर। ये ऐसा यूनिट इसकी सेपरेशन की क्या होगी, मीटर। तो नीचे मीटर है, ऊपर मीटर स्क्वायर है, एक मीटर कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बिकम एम्पियर मीटर। एग्जाम में इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आता है कि एम्पियर मीटर किस क्वांटिटी की ऐसा यूनिट है, तो दैट इज पोल स्ट्रेंथ। और मैग्नेटिक मोमेंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो आपको इनकी ऐसा यूनिट अच्छे से अपने दिमाग में रखनी है कि किसकी यूनिट क्या होती है, वी शुड नो। नाउ लेट अस प्रैक्टिस अ न्यूमेरिकल। इन दिस numerical or question it is given a bar magnet is cut into two pieces along its length। एक बार मैग्नेट को हमने उसकी लेंथ के लॉन्गिट्यूडनली काट दिया है। लेंथ के लॉन्ग काटने को, लेंथ वाइज को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनली काटना। तो जब हम इसको काटेंगे तो देखो ये ऐसे बन जाएंगे, दो पीसेस में ये बढ़ गया है। अब होगा क्या कि जब आप इसको बीच में से लेंथ वाइज काटोगे तो जो इसका ये वाला किनारे का एरिया है वो आधा आधा हो जाएगा, मतलब वहाँ मटेरियल या अमाउंट ऑफ मटेरियल जो है वो आधा आधा रह जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि अगर इस पूरे की पोल स्ट्रेंथ QM थी ओरिजिनल मैग्नेट की, तो इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है, क्योंकि मटेरियल उसमें आधा रह गया है, उसकी जो पोल की स्ट्रेंथ है वो आधी हो जाएगी एंड देयरफॉर इट हैज नाउ बिकम QM by 2 QM by 2। और यहाँ पे भी आप यही कह सकते हो QM by 2 QM by 2। नाउ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस ओरिजिनल मैग्नेट जो एक्चुअल में थी पहले, वो था QM into 2L, क्योंकि QM उसका पोल स्ट्रेंथ है, माइनस QM ऑफ द नेगेटिव साउथ साइड एंड प्लस QM, क्योंकि हम उसको प्लस चार्जेस कंपेयर करते हैं तो पोल स्ट्रेंथ इसकी कितनी है, प्लस QM। तो मैग्नीट्यूड ही लेना है हमने उसका QM into 2L। अब जब हमने इसको बीच में से काट दिया तो दो मैग्नेट्स बन गई। अब इस एक पीस का, किसी भी एक पीस का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, लेट्स से दैट इज M डैश। तो हम क्या कहेंगे कि दैट विल बी QM by 2। QM by 2 उसकी पोल स्ट्रेंथ हो गई, मल्टीप्लाई में उसकी लेंथ 2L हो गई। तो आप इसको 2 से 2 कैंसिल ना कीजिए, आप इसको QM into 12 न्यूमरेटर में लिख लीजिए और डिवाइड में अलग से 2 लिख लीजिए।
तो QM इंटू 2L क्या आती है? यस, हमारे पहले वाले मैग्नेट की ओरिजिनल मैग्नेट की ओरिजिनल मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट। तो इट इज कमिंग आउट टू बी m/2। यानी कि जब हम एक मैग्नेट को ऐसे लेंथ वाइज काटते हैं तो जो दो टुकड़े आते हैं उनकी पोल स्ट्रेंथ ओरिजिनल मैग्नेट के कंपैरिजन में कितनी हो जाती है? QM/2 हो जाती है। और उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसका जो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट ही है वो ही क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। अगर मान लो उसका मैग्नेटिक मोमेंट m था तो इसका नया वाला m' होगा, मतलब नए इसका पीस का मैग्नेटिक मोमेंट पहले वाले का आधा होगा। नाउ इफ अ बार मैग्नेट इज कट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सली काटना। तो अगर हम एक मैग्नेट को ट्रांसवर्सली कट कर देंगे दो पीसेस में तो इस तरीके से हमें दो पीसेस मिल जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे मटेरियल जो इसमें लगा हुआ है वो अभी भी उतना ही है, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ अभी भी उतनी ही रहेगी। हाँ, और एक चीज हमने जो पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि अगर आप सोचे कि मैं नॉर्थ और साउथ को बीच में से तोड़ दूंगा तो हमारे पास दो अलग अलग पोल्स हो जाएंगे, बट वो नहीं होगा क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि नॉर्थ साउथ अलग अलग होंगे, वो नहीं होने वाले। नॉर्थ के साथ आप देख सकते हो साउथ आ गया है और साउथ के साथ इस तरफ क्या बन गया है? नॉर्थ बन गया है। तो अब हम क्या कहेंगे कि क्या चीज हाफ हो गई है? पोल स्ट्रेंथ तो अभी भी उतनी है, मटेरियल उसके किनारे पे अभी भी उतना ही है, इसके पोल्स की जो स्ट्रेंथ है वो अभी भी उतनी ही है, QM। तो लेंथ आधी हो गई है। यस, इसकी मैग्नेटिक लेंथ क्या हो गई है? हाफ हो गई है। अब दोबारा से हम क्या कहेंगे? ओरिजिनल मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? QM इंटू 2L। लेकिन इस आधी कटी हुई मैग्नेट का कितना होगा? m' QM इंटू इसकी आधी लेंथ। तो पहले पूरी लेंथ कितनी थी? 2L। अब L क्यों हो गया? क्यों 12/2 हो गया, हाफ हो गई है उसकी। तो मैं इसको भी 2 से 2 अगेन कैंसिल नहीं कर रहा हूँ। QM इंटू 2L क्या बन जाएगा? मेरे ओरिजिनल मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगा M, एंड कैपिटल M/2 आ गया। यानी कि ऐसे करने से भी, बीच में से भी काटने से मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है? आधा हो जाता है ओरिजिनल मैग्नेट के कंपैरिजन में। सो द मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स हाफ इन बोथ द केसेस। अब अगर आपसे ये भी क्वेश्चन आ जाए कि अगर लेंथ वाइज भी काट दिया और परपेंडिकुलर टू द लेंथ ट्रांसवर्सली भी एक बार मैग्नेट को काट दिया तो 4 टुकड़े हो जाएंगे। अगर ऐसे भी काट दें हम लोग और ऐसे भी काट दें तो उसके फिर 4 पीसेस हो जाएंगे। तो एक बार काटने से m/2, फिर उसको फर्दर काट दिया तो m उसका फिर हाफ हो जाएगा। तो यानी कि इट विल बिकम m/4। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नाउ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ते आए हैं, लेकिन वहां हम करंट कैरिंग लूप्स, करंट कैरिंग वायर्स, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, टॉरॉइड्स की वजह से पढ़कर आए हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करने वाले हैं, दैट विल बी बिकॉज ऑफ अ बार मैग्नेट और अ परमानेंट मैग्नेट। सो मैग्नेटिक फील्ड is the region or the space around every magnet within which its influence can be felt by keeping another magnet in that region. तो अगर आप समझें कि अगर आपके पास बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट के आसपास का एक एरिया होता है जहां पे बाकी चीजें, मैग्नेटिक चीजें या छोटी सी कोई मैग्नेट ले आए हम तो वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को अनुभव कर सकती है, महसूस कर सकती है। तो उस आसपास का जो क्षेत्र होता है, उस आसपास का जो एरिया होता है वो बेसिकली क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को भी कई बार ना यूजुअली हम मैग्नेटिक फील्ड ही बोल देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी पॉइंट पर किसी बार मैग्नेट पे कैसे निकालते हैं? वो बिल्कुल वैसे ही निकालते हैं जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। अब याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग बात करते थे एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज। तो हम कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, Q0 चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो उसको अगर आप Q0 से डिवाइड करोगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज विल गिव यू द इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं ना। यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैसे? भाई हम ऐसे कहेंगे कि Q0 के ऊपर अगर F फोर्स लग रही है तो 1 कूलम पे कितनी लगेगी? F/Q0। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज पर यूनिट चार्ज, भाई पर यूनिट चार्ज कितनी फोर्स लगती है किसी चार्ज पार्टिकल पे, यूनिट चार्ज पे कितनी लगती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब सिंपल बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज होती है। अब ऐसे ही जिस तरीके से हम किसी चार्ज, सोर्स चार्ज की वजह से किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर लेते थे, ऐसे हमारे पास अगर मान लो कोई मैग्नेट जैसा कुछ है और इस मैग्नेट के कुछ r दूरी पर यहाँ पे एक छोटा सा एक कह सकते हो मैग्नेटिक कंपास है और इस मैग्नेटिक कंपास का जो पोल स्ट्रेंथ है वो कितना है? QM है। इसका तो QM डैश है, लेकिन इसका कितना है? QM है। तो आप क्या कहोगे कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है? छोटी सी मैग्नेट या मैग्नेटिक कंपास के जो सिरे हैं, किनारे हैं, उसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है? अगर आप उसको मैग्नेटिक फोर्स को QM से डिवाइड कर दोगे तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। मतलब जिस तरीके से आपके पास मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट मैग्नेटिक चार्ज या पोल स्ट्रेंथ।
ठीक है, यहाँ पे चार्ज आता था, यहाँ पे क्या आ गया, पोल स्ट्रेंथ आ गया है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली क्रॉसिंग एन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। आप देखिए, आप मान लीजिए ये जो प्लेट है ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रही है और जो सामने वाली प्लेट है वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रही है, और बीच में जो आपको ये ब्लू सा एरिया दिख रहा है इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही हैं। सो मैग्नेटिक, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कितनी संख्या किसी एरिया में से परपेंडिकुलरली क्रॉस करके जारी होती थी, तो ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि एक एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली क्रॉस करके जा रही हैं, परपेंडिकुलरली क्रॉस करके जा रही हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, किसी एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली क्रॉस करके जा रही हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी फिलहाल तो इस ब्लू वाले फिगर में से या इस एरिया में से केवल एक ही लाइन आर पार जाती हुई दिख रही है, तो आप इसका फ्लक्स 1 कह सकते हो, बट दैट इज डायग्रामेटिकली। मैथमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा कि वहां कितनी मैग्नेटिक फील्ड है मल्टीप्लाई में वहां कितना एरिया, लेकिन एरिया का भी एरिया नॉर्मल वेक्टर, क्योंकि हम इसको वेक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे अगर एंगल थीटा हो तो हम बी डॉट ए, बिल्कुल हमने जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा था दैट फाई ई इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया नॉर्मल वेक्टर। एरिया ये है ब्लू वाला, लेकिन एरिया नॉर्मल वेक्टर, इसके ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर आपको इमेजिन कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड ठीक उतना ही होगा जितना इस सरफेस का एरिया है, और जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो इस एरिया, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अब वही बात जो हम कह रहे थे कि ये डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर ये एरिया परपेंडिकुलरली ना पड़ा हो, ये टिल्टेड पड़ा हो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, बट डेफिनेशन में तो लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन एरिया परपेंडिकुलरली, क्रॉसिंग द गिवन एरिया परपेंडिकुलरली। तो हमें क्या करना होगा, हम क्या कर सकते हैं, इस सरफेस का या इस मैग्नेटिक फील्ड का वो वाला कंपोनेंट ले सकते हैं जो इस एरिया के साथ आप कह सकते हो नॉर्मली क्रॉस कर रहा है। तो अगर आपको एरिया के साथ नॉर्मली लेना है तो वो बी कॉस थीटा होगा, तो इट विल बिकम बी ए कॉस थीटा। तो इट इज एज सच, जैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था बिल्कुल वैसा ही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई सबस्क्रिप्ट में ई से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई सबस्क्रिप्ट में बी से डिनोट करते हैं। वो ई डॉट ए होता था, ये बी डॉट ए है, ठीक है, दिट इज बी डॉट ए। और अगर आप इसको खोलेंगे डॉट प्रोडक्ट को तो बी ए कॉस थीटा आंसर आएगा। अब सपोज द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, जो हमारा फॉर्मूला है ना बी डॉट ए, ये बी ए कॉस थीटा आ रहा है, तो ये वाले में अगर आपने जो फॉर्मूला लगाया है, पिछला केस जो किया है उसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसी थी आपकी, यूनिफॉर्म थी। आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। बट इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, या अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है लेकिन एरिया वेक्टर के साथ उसका जो एंगल बन रहा है थीटा वो अलग अलग बन रहा है, तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा एरिया लेंगे और उस छोटे से एरिया का बी डॉट डी ए करके उस छोटे से एरिया का छोटा सा फ्लक्स डी फाई निकाल लेंगे, और अगर पूरे के लिए सरफेस के लिए इंटीग्रेट करेंगे देन वी विल गेट द होल फ्लक्स फॉर द सरफेस। एज यू कैन सी हियर, हमारे पास ये कोई उबड़ खाबड़ सी आलू जैसी बॉडी है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भले ही यूनिफॉर्म है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। ये एनसीईआरटी का ही 5.6 फिगर नंबर है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉडी की शेप उबड़ खाबड़ होने की वजह से जो एंगल बनेगा एरिया नॉर्मल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में वो अलग अलग होगा। तो आप क्या करेंगे, बी डॉट ए डायरेक्ट फॉर्मूला तो तभी लगेगा ना जब थीटा आपका पूरे सरफेस के लिए फिक्स हो। तो अगर पूरे सरफेस के लिए मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी ना हो या एरिया नॉर्मल वेक्टर का जो एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो फिक्स ना हो, तो इस तरह की अगर कोई सिचुएशन आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे सरफेस के लिए निकालने के लिए पहले छोटे से सरफेस एरिया, जैसे डेल्टा एस कह लो या डी ए कह लो, स्मॉल पार्ट ऑफ द एरिया, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट करके पहले इतने छोटे से एरिया का फ्लक्स निकालोगे, इसमें से कितना फ्लक्स जा रहा है, कितनी फील्ड लाइन जा रही है, और पूरे सरफेस के लिए निकालने के लिए आप इंटीग्रेट कर देंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता होना चाहिए दैट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज डॉट प्रोडक्ट ना, डॉट प्रोडक्ट से जो आंसर आता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। और ये वैसे भी आपको पता है इट इज अ प्योर नंबर, इट शोज दैट हाउ मेनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग द सरफेस एरिया, तो इट इज अ सिंपली स्केलर क्वांटिटी। इसकी जो ऐसा यूनिट है वो है वेबर, और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल W स्मॉल b, साइंटिस्ट के नाम पे है वेबर, और जब सिंबल बनेगा तो कैपिटल से बनेगा, लेकिन यूनिट जो है वो स्मॉल से ही शुरू होती है। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है फाई b का वो है ml2 t-2 a-1। वो कैसे आया आप देख सकते हो, तो ये आप एक सेकंड यहाँ रुक के देख सकते हैं हम लोग कि कैसे हमारे पास फ्लक्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ml2 t-2 a-1 कैसा आया। फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड B का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। आपको एक चीज एक टॉपिक हमने पढ़ा था पिछले अपने वीडियोस में कि उसमें हमने देखा था
कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें से आई करंट जा रहा हो और उस करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ अगर एल हो और उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा जाए तो उसके ऊपर कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगती है। तो फॉर्मूला था मैग्नेटिक फोर्स का ILB sin थीटा। साइन थीटा यहाँ दो कारणों से आप सोच सकते हो कि हटा रखा है। पहली बात तो साइन थीटा का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, इट इज जस्ट अ रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लेंथ अपॉन लेंथ, तो उसकी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो आप इग्नोर कर सकते हो। और वैसे भी आप वो वाला सिचुएशन भी मान सकते हो कि जब थीटा 90 होता है तो साइन 91 हो जाएगा, तो यहाँ से हटा हुआ है, ठीक है। या आप सिंपली समझें कि मैग्नेटिक या कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं तो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज को आप हटा सकते हो वहां से। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया हमारे पास, फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL3-2। करंट I का डायमेंशनल फॉर्मूला A से डिनोट करते हैं उसके यूनिट के नाम से, एम्पियर के नाम से, और L एक तरह की लेंथ है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो हमने L लिख दिया। अब आप देखिए L से L क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इट बिकम्स mt-2 A-1। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है वो जान लिया कि इट इज mt-2 A-1। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ये होता है ना BA। अगेन cos थीटा आप यहाँ इग्नोर कर सकते हो बिकॉज इट इज अ डायमेंशनलेस थिंग, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, तो उसका डायमेंशन नहीं होगा कुछ भी। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी मैंने ऊपर निकाला, mt-2 A-1। एरिया का क्या होगा, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ पाई r स्क्वायर, तो उसमें रेडियस इनटू रेडियस है, या लेंथ इनटू ब्रेड्थ भी एक तरह की लेंथ ही होती है, तो लेंथ स्क्वायर, तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ स्क्वायर होता है। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशनल फॉर्मूला को एरिया के डायमेंशनल फॉर्मूला L स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही आएगा mL2T-2 A-1। अच्छा, वेबर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट है, लेकिन इसकी एक CGS यूनिट एक और साइंटिस्ट के नाम पे बनी हुई है, वो है मैक्सवेल। सो और इनमें रिलेशन भी होती है, 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, एंड यू कैन प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला व्हिच इज गिवन हियर, दैट कि हाउ 1 वेबर कन्वर्ट्स इनटू दिस मैक्सवेल। ओके, नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट थिंग, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। जैसे आप लोग गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे कि द नेट फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड दैट क्लोज्ड सरफेस। तो यहां पर आप कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी 1/ε0 की जगह μ0 आ जाएगा, टोटल चार्ज की जगह आ जाएगा टोटल पोल स्ट्रेंथ। लेकिन एक बात सोचने की है, प्लस और माइनस चार्ज तो अकेले अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ और साउथ अकेले अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। नो आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल, जिसे आप मैग्नेटिक मोनोपोल कहें, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो अगर आप वहां से भी सोचें कि μ0 इनटू टोटल पोल स्ट्रेंथ लिखेंगे तो टोटल पोल स्ट्रेंथ तो हमेशा ही क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्थ होगा तो साउथ भी होगा, प्लस QM माइनस QM 0। और आप एक और तरीके से यहाँ डायग्राम में सोचिए कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सरफेस बना रखा है मैंने इस बार मैग्नेट के आसपास, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से बाहर आ रही होंगी उतनी ही वापस इसमें एंटर कर रही होंगी। सो द टोटल लीविंग फ्लक्स इज इक्वल टू द टोटल एंटरिंग फ्लक्स, और टोटल फ्लक्स क्या आएगा, 0 ही आएगा इसका। तो अ मैग्नेटिक डाइपोल इज केप्ट इन दिस क्लोज सरफेस, द टोटल फ्लक्स एमिनेटिंग फ्रॉम द क्लोज सरफेस इज 0। पूरा सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। आप उसको ऐसे भी समझ सकते हो कि टोटल पोल स्ट्रेंथ ही 0 है हमेशा, क्योंकि नॉर्थ के साउथ आएगा ही आएगा। और दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जितनी फील्ड लाइंस इसमें से निकलेंगी उतनी ही फील्ड लाइंस इसमें वापस आ जाएंगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। क्लोज सरफेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 होता है। जबकि आप जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे तो आप 0 नहीं कहते थे, तब आप कहते थे कि 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज 0 हो गया तो ठीक है, हो गया, लेकिन यहाँ तो हमेशा ही टोटल पोल स्ट्रेंथ 0 होगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 0। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस का क्या होगा, 0 होगा। एंड दिस इज द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ ये है कि टोटल फ्लक्स हमेशा क्लोज सरफेस के लिए 0 होता है, ये हमेशा आपने 0 होता है। मतलब इट इज और ये इजी हो गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। यहाँ पर आपने सीधा 0 रख देना है किसी भी क्लोज सरफेस के मैग्नेटिक फ्लक्स को। अब जिस तरीके से आप लोग चार्जेस में कहते थे कि भी प्लस प्लस सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऐसे ही माइनस माइनस सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, जबकि प्लस माइनस क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अब अगर आप ऊपर वाले डायग्राम में देखें, साउथ और नॉर्थ बिल्कुल वही प्लस माइनस वाले तरीके से क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप चाहे मैग्नेट ए है, ये मैग्नेट बी है, आप इसको ऐसे रख लें या इसको उधर ले जाए मैग्नेट ए को, और मैग्नेट बी को उधर ले जाए। तो अगर साउथ नॉर्थ को आप रख के देख लें किसी भी तरीके से, साउथ एंड नॉर्थ अनलाइक पोल्स हैं या अपोजिट पोल्स हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। जिस तरीके से प्लस माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो ऐसे साउथ और नॉर्थ भी एक दूसरे को करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन नॉर्थ नॉर्थ अगर एक तरफ रख दिए जाए, अब ये मैग्नेट को उल्टा करके रख दिया जाए तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, और अगर इस मैग्नेट को उल्टा करके रख दिया जाए तो साउथ साउथ भी क्या करेंगे, रिपेल। तो जिस तरीके से चार्जेस को लेकर हम बातें कहते थे कि सिमिलर चार्जेस
रिपेल वेयर डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट। वही बात हम मैग्नेटिक पोल्स को लेकर भी कहते हैं कि सिमिलर पोल्स या लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, वेयर एज डिसिमिलर पोल, अपोजिट पोल या अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब जिस तरीके से हम लोग कूलम्स लॉ मैग्नेटिज्म में पढ़ा करते थे कि अगर हमारे पास एक चार्ज है जिसके ऊपर कितना चार्ज है Q1 और दूसरे चार्ज पे कितना चार्ज है Q2 और उनके सेंटर से लेकर सेंटर के बीच का सेपरेशन या डिस्टेंस कितना है R, तो उनके ऊपर जो चार्जेस पे फोर्स लगेगी एक दूसरे की वजह से कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका फॉर्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, वेयर Q1 Q2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड R स्क्वायर मतलब डिस्टेंस के जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कूलम्स लॉ हमने पढ़ा था बिल्कुल यूनिट 1 में चार्जेस के ऊपर लगने वाली फोर्सेस के लिए। अब जिस तरीके से हमारे पास ये कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था, अब वैसा ही हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी उसके समानांतर या उसके कह सकते हो उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, बिल्टअप कर रहे हैं, या हमने उसको वेरीफाई किया होगा कि मैग्नेट ए और मैग्नेट बी दो मैग्नेट्स हैं और ये साउथ पोल है इस मैग्नेट का, इसका पोल स्ट्रेंथ QMA कह देते हैं, और ये दूसरी मैग्नेट बी है, इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका पोल स्ट्रेंथ हम QMB कह देते हैं। तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। रिपल्सिव भी लगा सकते थे अगर उल्टा करके रख दोगे, तो इनके ऊपर जो लगने वाली फोर्स होगी एक दूसरे की वजह से, उसका फॉर्मूला क्वाइट कॉमन है जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो नीचे 4 पाई इसमें भी है, 4 पाई इसमें भी है, बस वहां 1/ε0 है या μ0 है। वहां परमिटिविटी की बात होती थी, यहाँ पे परमेबिलिटी की बात होती है। तो जहां जहां आप कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/ε0 या एप्सिलॉन नीचे आता था या μ0 ऊपर आता है, 4 पाई तो यहाँ पर भी है। हम वहां कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस की जगह यहाँ पे किसने ले लिया, पोल स्ट्रेंथ ने, तो हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ। इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है QMA और इस वाली मैग्नेट की नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ कितनी है QMB डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच के सेपरेशन दैट इज R स्क्वायर का मतलब कह सकते हैं डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये यहाँ पर भी है, तो कूलम का जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है वो तो यहाँ पे भी ओबे हो रहा है, चाहे हम मैग्नेटिज्म में पढ़ ले चाहे उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ ले। और बस चार्जेस की जगह आ गया है पोल स्ट्रेंथ और वो ε0 की जगह आ गया μ0 ऊपर लगता है। अब आगे देखते हैं, ऐसे ही जिस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे किसी सोर्स चार्ज Q की वजह से, तो उसका फॉर्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R स्क्वायर। तो अगर हम ऐसी मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं किसी मैग्नेट की वजह से, तो बस 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, μ0/4 पाई QM बाय R स्क्वायर। तो अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स थी, वहाँ मैग्नेटिक फोर्स थी। तो यानी कि आप क्या कहोगे कि आपकी चीजें बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, जिस तरह के टर्म्स वहाँ थे, बस थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी बदली है। ठीक है, अब हम फटाफट से कुछ चीज़ों को रिवाइज करेंगे। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बिना डेरिवेशन के ही फिलहाल समझ सकते हैं। आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो ये बात तो समझ में आ गई है कि वहाँ पे एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या मीडियम की बात होती थी, यहाँ पे μ0 परमेबिलिटी की बात होती है मैग्नेटिज्म में। वहाँ पर आप लोग चार्ज की बात करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहाँ पे आप मैग्नेटिक चार्ज या पोल स्ट्रेंथ की बात करते हैं। वो भी यहाँ लिखा नहीं हुआ है लेकिन आप समझिए वहाँ चार्ज Q की बात होती थी और यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ QM की बात होती है। डाइपोल मोमेंट, अगर आपके पास मान लीजिए ये है आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का होता है डाइपोल मोमेंट, उसको हम P से डिनोट करते हैं। और मैग्नेट, बार मैग्नेट अपने आप में एक, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो क्या है, एक मैग्नेटिक डाइपोल है, इसमें साउथ नॉर्थ है ना, तो ये बार मैग्नेट क्या है, एक मैग्नेटिक डाइपोल है। तो मैग्नेटिक डाइपोल का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा हम उसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M या स्मॉल m से भी एनसीईआरटी बुक में स्मॉल m से डिनोट किया हुआ है। यहाँ पे सारी चीजें जो डार्क में दिखा रखी हैं, बोल्ड अक्षरों में दिखा रखी हैं, वो वेक्टर्स हैं। और आप समझ लीजिए कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ये जो आप एरो देख रहे हो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। और उसी तरीके से आपका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट है, उसकी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है। फिर उसके बाद आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी डेरिवेशन एक तरीके से घोट के याद करने वाली चीज़ होती है, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उसके, और इसके फॉर्मूले भी हमें याद होने चाहिए। तो वो क्या है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, बीचों बीच एक लाइन जो परपेंडिकुलरली उसको बाइसेक्ट करती है, इसे हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो आपको कुछ याद आ रहा होगा, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नेगेटिव की वजह से इधर है। यहाँ पे +1 कूलम चार्ज रख के देखते थे, तो इससे हमें पता चलता था कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी, यहाँ पे इधर लगेगी, तो नेट फील्ड इधर आती थी, वो ई साइन थीटा कट जाते थे और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आती थी। तो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है वो आप कह सकते हो डाइपोल मोमेंट अगर इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी। डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव -P है,
P इस तरफ है, माइनस P इस तरफ होगा। तो ये जो माइनस आ रहा है, माइनस ये सजेस्ट कर रहा है हम लोगों को कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है उसके एंटी पैरेलल होती है। तो अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, डायरेक्शन में अपोजिट होने की वजह से नेगेटिव आ रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों ने ये सारी डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए की थी, उसी तरीके से आप लोग एक बार मैग्नेट में भी सब कुछ इमेजिन कर सकते हो। देखो ये आपके सामने एक बार मैग्नेट रखी हुई है, ये उसकी कौन सी पोजीशन हो गई, इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली पोजीशन हो गई। आप लोग वही सोच सकते हो कि नॉर्थ, यहाँ पे आप एक नॉर्थ इमेजिन करो। जैसे कि आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगानी होती थी तो वहां पे आप पॉइंट पॉजिटिव चार्ज रख के देखते थे, तो यहाँ पे आप पॉइंट नॉर्थ पोल रख के देखेंगे। कोई कह सकता है कि नॉर्थ पोल तो अकेला एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो आपको वो इमेजिनरी वर्ड यूज कर लेते हैं, इमेजिनरी आइसोलेटेड नॉर्थ पोल। इमेजिनरी भी कह दिया और आइसोलेटेड भी कह दिया। आइसोलेटेड नॉर्थ पोल क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो इसलिए साथ में हम इमेजिनरी वर्ड भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक नॉर्थ पोल रख के देखिए, तो ये वाला नॉर्थ उस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल, और ये वाला जो बार मैग्नेट का साउथ है यहाँ पे रखे हुए इमेजिनरी आइसोलेटेड नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट। तो सेम वही कहानी है जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी थी, वही आपकी मैग्नेटोस्टैटिक्स में होगी। तो ये वाली फोर्स या ये वाली फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड BN मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस नॉर्थ पोल एंड BS मतलब द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल। तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का अगर आप नेट देखेंगे तो इस तरफ आएगा। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता था माइनस P या 1/4πε0P/r3, वही आपका मैग्नेटिक फील्ड का आ रहा है। बस वहाँ 1/4πε0 की जगह μ0/4π आ गया। वहाँ डाइपोल मोमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर P होता था, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M आ गया है। एक्सियल पोजीशन पे भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। तो एक डाइपोल है और ये डाइपोल का एक्सियल लाइन है, एक्सियल पोजीशन है, और यहाँ पे हम लोग क्या निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता होना चाहिए ये प्लस को रिपेल करता था, ऐसे हम कहते हैं माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन प्लस वाला ज्यादा रिपेल करेगा क्योंकि प्लस से वो ज्यादा पास है और वो माइनस से दूर है, तो वो थोड़ा कम रिपेल अट्रैक्ट होगा उस तरफ। तो हम देखते थे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ आती थी। तो उसका जो फॉर्मूला आया था वो 1/4πε02P/r3 आया था। अब अगर यही चीज इस तरह की कैलकुलेशंस आप एक बार मैग्नेट के लिए करेंगे तो आप लोग देखेंगे विदाउट डेरिवेशन में आप समझ जाओगे कि भाई वहां पे 1/4πε0 की जगह μ0/4π आ गया, वहां पे 2P है तो यहाँ 2M आ गया, और नीचे r³ तो कॉमन ही है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि विदाउट डेरिवेशन भी आप चेक कर सकते हो, और अगर आप यही सारी डेरिवेशन आपको लगेगा आप वही चीज कर रहे हो, बस थोड़े बहुत सिंबल्स आपने बदल दिए हैं। तो ये एक्सियल पोजीशन पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं किसी बार मैग्नेट की, और उसका फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही आ रहा है जैसा कि एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल का आता था। अब जैसे कि आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखते थे, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस का कॉम्बिनेशन है ना, इस पेयर को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है, एक टॉर्क लगता है, और उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P×E। P इज द डाइपोल मोमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, एंड E इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहां पे प्रेजेंट है। अब उसी तरीके से अगर एक बार मैग्नेट को, बार मैग्नेट भी क्या है, एक तरह का मैग्नेटिक डाइपोल है, उसको हम लोग बाहर की एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो हम देखेंगे उसके ऊपर भी फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा जैसा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल पे आया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या था, P×E। तो मैग्नेटिक डाइपोल का क्या आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B। तो बिल्कुल उसी के पैरेलल फॉर्मूला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे वो हम लोग मैग्नेटिज्म में भी देख सकते हैं। और ऐसे ही अगर ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पड़ा हुआ है तो इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, उसका फॉर्मूला था -P.E। आप इसको खोलना चाहे तो खोल सकते हैं, -P/E cos थीटा। बोल्ड अक्षरों का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, दीज आर वेक्टर्स। एंड सिमिलरली आप देखेंगे वहां -P.E है तो वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आ जाएगा। तो इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, -M.B, और अगर आप फॉर्मूला खोलेंगे तो -MB cos थीटा। तो बेसिकली ये बताने की कोशिश हो रही है कि आप लोग जो इतनी सारी मेहनत आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में की है फॉर्मूलाज को डिराइव करने के लिए, अगर आपने वो अच्छे से किया हुआ है तो आप या तो उन फॉर्मूलाज को याद रखते हुए इनके भी फॉर्मूलाज बना सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, सेम डेरिवेशन सेम कोई कॉन्सेप्ट, बस थोड़ा बहुत सिंबल्स में चेंज आ गया है। सो इस लेक्चर में हम लोग अभी इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एटम एज अ टाइनी मैग्नेट, और साथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें एक अच्छी विजुअलाइजेशन की जरूरत होती है चीज़ों को समझने के लिए, वो है अर्थ्स मैग्नेटिज्म। उसको करने के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, क्योंकि जो बाकी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो इस ईयर के लिए, इस सेशन के लिए डिलीट कर दिए गए हैं,
और फिर हम लोग अपना नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट. सो टिल देन कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग.